नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना और कार्यक्रम सुन रहे हैं युववाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश और आज मेरे साथ हैं को होस्ट प्रिया। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले प्रिया बताएंगी आपको कि क्या है आज के कार्यक्रम में खास। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त प्रिया। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे वन महोत्सव सप्ताह की, जिसमें जानेंगे कि हम समस्त प्राणियों और पृथ्वी के लिए क्या है पेड़ों का महत्व। कार्यक्रम में बात होगी वर्ल्ड जूनेस डे कि यह दिन हमें पशुओं से होने वाले संक्रमण के प्रति जागरूकता करना है। इस बीच गीत संगीत का दौर चलता ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले मुहर्रम की। और आज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और भारतीय राजनीति में विशेष स्थान रखने वाले बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि। तो बातें इन पर भी होंगी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, कंगन, जा पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जा पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की कथा चलाई।
के देर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया, कहीं हो दहर भैया। सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, अरे सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले। लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए लिया। अपनी जान गवाई, जहाँ रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ सोनी ने माहीवाल की खातिर अपनी जान गवाई, और रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ शीरी और फरहाद के इश्क में बही दूध की नदियाँ, दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म परदेसी बाबू का ये प्यारा सा गीत इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, जिसके गायक हैं आनंद राज आनंद। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम युवानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाली की, प्रकृति के साथ। बिल्कुल प्रिया, आज का दिन तो बेहद खास है क्योंकि दोस्तों आज हम मना रहे हैं वन महोत्सव यानी पेड़ों का पर्व। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, उनको प्रकृति के प्रति रागात्मक स्नेह था। उनकी एक कविता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। दोस्तों हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। ये वो समय है जब मानसून की फुहारें धरती को हरा भरा करने लगती है और हम सब मिलकर धरती माँ को हरियाली का उपहार देते हैं पेड़ लगाकर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है वन महोत्सव की शुरुआत साल 1950 में हुई थी और हमारे देश के पहले कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणि लाल मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी ताकि हम सब वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बना सके। जी हाँ दोस्तों, पेड़ सिर्फ छाया या फल नहीं देते, ये हमारे जीवन का आधार हैं। ये हवा को शुद्ध करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं। दोस्तों आज की भागम भाग की दुनिया में हम सभी को एक वृक्ष लगाने के लिए थोड़ी वक्त जरूर निकालना चाहिए। और आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की, प्रदूषण की मार झेल रही है, तो पेड़ों का महत्व पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। दोस्तों कवि कालानाथ जी की एक कविता है, मिट्टी उदास दिखती है, किसने किया यह अत्याचार, प्रकृति निराशा दिखती है, मिट्टी उदास दिखती है। तो चलिए श्रोताओं, इस वन महोत्सव पर हम सब एक वादा करें, वादा अपने आप से। वादा ये कि हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं
आसपास के बच्चों को भी पेड़ों के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताएं। अपने मोहल्ले, स्कूल या ऑफिस में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाएं। क्योंकि जब धरती हरी रहेगी तभी तो जीवन सजेगा। और याद रखिए, एक पेड़ 100 नेकियां। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए पेड़ों से दोस्ती कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए और हरियाली फैलाइए। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत, साथ ही वन महोत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। जाए जिया ना जाए जिया, हर वक्त गुजर जाता है पर दर्द ठहर जाता है, सब भूल भी जाए कोई कुछ याद मगर आता है। जिस पेड़ को बेलिए लिपटे वो सूखे टूटे सिमटे, फूलों के बाग का वादा पर कांटे बड़े ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे ये प्रेम रोग है। कहीं आग लगे लग जावे, कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाओ।
ना तन्हाई है। दिल मत देना कहते हैं, सब दिल देते रहते हैं। जब नींद चुरा लेते हैं, रात जगे मजा देते हैं। खुशियाँ किसी के गम से, रौनक किसी के दम से। कोई वचन नहीं चलता है, कोई जतन नहीं चलता है। ना हो ये रोग तो सारे लोग ले ले में जोग हो। दोस्तों अभी आप गाना सुन रहे थे कहीं आग लगे लग जावे फिल्म ताल से। गायक थे आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण। तो दोस्तों अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में हर साल 6 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जानवरों से इंसानों में फैलने वाले जूनोटिक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब जान लेते हैं कि जूनोसिस का मतलब क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आमतौर पर जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जूनोटिक बीमारियां संक्रामक होती हैं जो इन्फेक्टेड जानवरों के सीधे संपर्क में आने से या इन्फेक्टेड भोजन या पानी के जरिए इंसानों में फैलती हैं। रेबीज, इबोला और एवियन इन्फ्लुएंजा जूनोटिक बीमारियों के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों जूनोटिक बीमारियों के खिलाफ फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1985 में पहले टीके का सफल प्रयोग किया था। जी हाँ प्रिया, यह प्रयोग जूनोटिक बीमारियों को समझने और रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। और पता है उसी समय से तो जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें, अपने पालतू जानवरों से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें समय पर टीका दिलवाने के साथ अन्य सावधानियां भी बेहद जरूरी है, जिससे आपका पालतू पशु किसी के लिए समस्या ना बन जाए। तो दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा।
बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। सबके दिल पे छाया है नशा, अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। किसी को एक दिन तो मिलाती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पंछी सुर में गाते हैं यह प्यारा सा गीत फिल्म सिर्फ तुमसे, जिसके गायक हैं उदित नारायण। दोस्तों, अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्रिया आपको बताएंगी मुहर्रम के बारे में। दोस्तों, मुहर्रम यानी कि इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना जो नए साल की शुरुआत में अपने साथ लाता है शहादत और कुर्बानी की यादें। दोस्तों, यह महीना खास तौर पर 10वीं तारीख आशुरा के दिन के लिए जाना जाता है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला की तपती रेत पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और पता है आकाश, मुहर्रम हमें यह सिखाता है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े होना और जुल्म के सामने न झुकना। साथ ही हमें यह सब्र, बलिदान और इंसानियत की बुलंदी का पैगाम भी देता है।
बिल्कुल प्रिया, देश के कोने कोने में मुहर्रम के मौके पर ताजिए निकाले जाते हैं, मातम किया जाता है, नौहे पढ़े जाते हैं और लोग हुसैन की कुर्बानी को याद कर आंसू बहाते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। यही है हमारी गंगा जमुनी तहजीब की असली पहचान। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर उस अमन, इंसाफ और भाईचारे की राह पर चलने का संकल्प लें जो हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी से मिला है। हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मिसाल है, सच के लिए जीने और मरने की सबसे बुलंदी मिसाल है। दोस्तों, आप सभी को मुहर्रम की पवित्र यादों को समर्पित यह दिन शांति, एकता और मानवता के संदेश के साथ बीते, यही हमारी दुआ है। बातें तो चलती रहेंगी, पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के खबरों के बारे में। चलते हैं, सुनते हैं समाचार हेडलाइंस। नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आप रचना सहाय से मुख्य समाचार सुनिए। प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया है कि एसआईटी ने पटना और आसपास के जिलों में 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपाल खेमका की हत्या के मामले में शामिल अपराधियों की तत्काल पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गोपाल खेमका की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार अपराध रोकने के मामले में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के भय से राज्य के व्यापारी बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं।
इधर तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 1990-91 में लालू यादव के शासनकाल में अधिकांश व्यापारी पटना, जमशेदपुर और रांची छोड़ चुके थे। हमने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के हित सुरक्षित होंगे। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ में जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए हैं। इस महाकुंभ का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे कर रहे हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम-ए-आशुरा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन किया गया है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। दोस्तों, अभी हमने सुना समाचार हेडलाइंस। अब हम बात करेंगे कार्यक्रम में और नमन करेंगे उन राष्ट्र नायकों को जिनके विचार और बलिदान ने भारत के इतिहास की दशा और दिशा बदल दी। जी हाँ दोस्तों, हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त, शिक्षाविद और अद्वितीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनकी जयंती पर पूरा राष्ट्र कृतज्ञता के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम थे। दोस्तों, श्यामा प्रसाद ने भी अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण को ही अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि डॉक्टर मुखर्जी ने बहुत कम उम्र में ही कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाला और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए। लेकिन आपको पता है दोस्तों, उनका असली योगदान तब सामने आया जब वे राजनीति में आए। वे भारत के पहले उद्योग मंत्री बने और मेक इन इंडिया जैसे विचारों की नींव बहुत पहले ही रख दी थी। जी हाँ, लेकिन यह एक ऐसा विषय था जिसके लिए डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भारत हमेशा याद रखेगा। कश्मीर, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, यह उनका उद्घोष आज भी देशभक्ति की मिसाल है। बिल्कुल आकाश। और 1953 में कश्मीर में एक देश एक संविधान की मांग को लेकर वे बिना परमिट के वहां गए और वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। दोस्तों, आज जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह एकीकृत है, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भावना और संघर्ष का अमिट योगदान है। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, वे विचारधारा थे, संघर्ष और सिद्धांत के प्रतीक थे। तो दोस्तों, आज उनकी जयंती पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे। और हाँ, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और अखंड बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारे विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज ऐसे ही एक और महान शख्सियत की पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम की। जगजीवन राम आजीवन गरीबों और वंचितों के लिए हित में काम करते रहे। दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले जगजीवन राय ने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए कई बुनियादी काम और बदलाव किए। बाबू जगजीवन राम ने दलित चेतना को भारतीय राजनीति में सम्मानजनक स्थान दिलाया। उन्होंने दलित विमर्श और संघर्ष की जो जमीन तैयार की, उसी की बदौलत आज समाज में दलितों और वंचितों को अपना अधिकार और सम्मान हासिल हो सका है।
क्या आपको पता है बाबू जगजीवन राम को 28 साल की उम्र में वर्ष 1936 में बिहार विधान परिषद का सदस्य नामांकित किया गया। जी हाँ दोस्तों, और वर्ष 1937 में जगजीवन राम निर्विरोध एमएलए चुने गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। उन्होंने महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर आजादी की लड़ाई भी लड़ी। बिल्कुल प्रिया, अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। उन्होंने इस पद पर रहते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स और ट्रेड यूनियन एक्ट लागू किए, जिन्हें मजदूरों के हित में आज भी सबसे बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और उनकी और भी खासियत थी जिनमें उन्होंने संचार मंत्री रहते हुए गांव-गांव तक डाक खानों का नेटवर्क विकसित किया। बाद में उन्होंने रेल मंत्री का भी कार्यभार संभाला। जी हाँ दोस्तों, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे रक्षा मंत्री रहे और अद्भुत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। यही वजह रही कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपना दल बनाकर जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गए। जगजीवन राम जातियों में जकड़े समाज में दलितों को सम्मान दिलाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। जैसे बादल बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। दोस्तों, अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे स्वरांजलि सेगमेंट का। इसमें आज हम सुनेंगे
हर्ष कुमार ने गौरव पांडे से बातचीत की है, उसका प्रसारण। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्वरांजलि में मौजूद हैं एक उदीयमान तबला वादक गौरव पांडे जी। तो गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्वरांजलि में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने तबला वादन की शुरुआत कब और कैसे की? तबला वादन की शुरुआत जो है हमारे बचपने में, जब मैं गांव में था तो गांव में चूँकि नाटक मंडली के द्वारा दशहरे पे रंगमंच में बहुत तरह तरह के लौंडा नाच और जो भी फोक सॉन्ग में लोग गाते बजाते थे, तो वो ज़्यादा आकर्षित किया था हम लोगों को। और बचपने से हम लोग जब भी गांव में थे तो वो जब ख़त्म हो जाता था तो चूँकि हम 3 भाई और गांव में जितने भी दोस्त होते थे तो सब आपस में बैठ कर के खेलते वक्त उसको हम लोग एक्ट करते थे कि गांव में ऐसे हुआ था। तो कुछ लोग गाते थे, उसमें हम बजाया करते थे। तो कुछ बजाने को नहीं होता था तो गांव में जो चौकी होता है दलान में, वही बजाते थे। तो ये सब जब पिताजी हमारे देखें तो उन्हें लगा कि हाँ, बच्चे में जो है इसको रुचि है संगीत में। जैसे जैसे बड़ा होता गया, लगभग 12-13 वर्ष की अवस्था में, तो पिताजी ने, जब मैं गांव से बिहार शरीफ आ गया, मेरा गांव नालंदा ज़िला में बीरमपुर है, और बिहार शरीफ जब पढ़ने के लिए आया तो यहाँ पढ़ाई के दरमियान पिताजी ने सोचा कि कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज इन लोगों को आर्ट फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो क्यों ना सिखवाया जाए। तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई म्यूजिक इंस्टीट्यूट में गए, जो लोकल जो होते हैं सिखाने वाले वहाँ। तो वहीं से हमारा क्लास शुरू हुआ। तो उस दरमियान चूँकि हमारे अंकल जो हैं, हमारे चाचा प्रभाशंकर पांडे, उन्होंने हारमोनियम वो बजाया करते थे गांव में। तो वो भी देखते थे हम लोग कि अंकल जब हारमोनियम बजाते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा बहुत सिखाए थे। तो जब बिहार शरीफ आए तो हम तीनों भाई एक साथ हारमोनियम ही सीखने लगे। लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते मेरा रुझान तबले की ओर ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ तबला रहता था तो हम हारमोनियम सीखना छोड़ करके तबला ही बजाया करते थे जैसे भी हो। तो अंकल आए छुट्टी में, वो भी हमारे अंकल फौज में हैं, तो छुट्टी में आए तो उन्होंने बताया कि क्यों ना तुम तबला ही सीखो। तो वही एक टीचर के पास लेकर के गए जो कि हमें तबला सिखाने लगे। लेकिन कुछ दिन सीखने के बाद वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे पहले गुरुजी हुए श्री उदय शंकर गिरी, मैं उनसे ही कंटिन्यू तबला सीखना शुरू किया। ये बात है 2014 की, और 2014 से लेकर के 2022 तक मैं उनसे ही तबला सीखा। तो आपकी जैसे बताए कि आपके अंकल हारमोनियम बजाते थे और आप तबला, तो क्या आपको तबला के अलावा हारमोनियम में भी रुचि है या सिर्फ तबला ही अब आपका? अब तो तबला ही है। आपने बात की कि आपके जो चाचा है वो सेना में है, और अभी जो है सो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे भारतीय सेना के द्वारा जो किया गया ऑपरेशन सिंदूर है, बहुत ही सराहनीय है, और ये हम जैसे युवाओं का मनोबल बढ़ाता है ये। और चूँकि आतंकवाद के खिलाफ हमारे जो सेना है उसके द्वारा जो ये जवाब दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, और ऐसा हमेशा ही होना चाहिए ताकि इससे आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो जाए। अच्छा गौरव जी, तबला वादन में जो है ऐसा कौन सा लय या ताल है जो आपका प्रिय है? वैसे तो बहुत सारे लय और ताल हैं तबले में, लेकिन जो ज़्यादातर लोकप्रिय और जो कि मेरा भी प्रिय है, 3 ताल, जो कि 16 मात्रे का ताल है। बोल है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो क्या आप इसको थोड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे? जी बिल्कुल। तबले में मुख्यतः 4 प्रकार के बाज हैं: दिल्ली, बनारस,
अजराड़ा और फारुखाबाद, पंजाब भी बोलते हैं वैसे तो। मेरा जो घराना हुआ वो बनारस घराना हुआ। बनारस घराना जो कि है खुला बाज है, इसमें ज़्यादातर खुला बजाया जाता है हर चीज़ को। खुला बोले तो जब धा बजाते हैं तो धा को ओपन, और अलग बाज में जैसे फारुखाबाद में तो वहाँ धा को सिंपली बजाया जाता है। लेकिन बनारस में, बनारस की यही स्पेशलिटी है। तो बनारस में सबसे पहले उठान से शुरू किया जाता है, जो कि हम अभी आपको बजा करके सुनाते हैं, फिर कायदे पर आ जाएंगे। उठान है त्रिदैत 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 दरिद्रता के तटे कतुना कत कत दिन नगिने नगे तट दिन दिना कत कद्दा कृत दिंगृधा कद्दा कृत दिंगृधा कद्दा कृत दिंगृधा। इसका 3 पल्ला है, चक्रदार उठान है। कायदा गौरव जी, कई बार देखा जाता है कि जब मनुष्य एकदम बोलते अवसाद में रहे या डिप्रेशन में रहे तो वो संगीत की दुनिया की तरफ रुख करते हैं जी, और इससे उबरने में भी मदद करती है संगीत जी। तो आपका ऐसा कुछ रहा है अविस्मरणीय अनुभव तबला के साथ जुड़ने का, और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? संगीत तो मेरा जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, क्योंकि मैं जो एक लड़कपन, गांव का जो एक लड़का होता है, वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उदंड हो जाते हैं, जो भी होते हैं फ्रेंड सर्कल ये वो। मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा शरारतें किया करता था, बहुत ज़्यादा शरारतें। तो जब मैं संगीत से जुड़ा, मैं इतना शरारती था कि जब मैं हमारे जो पहले गुरु हुए संगीत के, जिनसे मैं तबला सीखना शुरू किया, एक समय की बात है कि मैं उनसे भी शुरुआती समय में जब सीख रहा था तो मेरा झगड़ा हो जाता था। झगड़ा मतलब उनसे उदंडता मतलब कि जो एक होता है सिंपल शरारत, शरारत नहीं था, बहुत ही ज़्यादा। तो उस वक्त हमारे पिताजी ने हमें बहुत डांटा, दादाजी ने भी बहुत, कि ये तो बहुत गलत बात है गुरु से। तो गुरुजी जब हम दोबारा जब माफ़ी मांगने के लिए पिताजी हमारे उनके पास लेकर गए, तो गुरुजी ने बिठाया और बोला कि चाय पानी नाश्ता ये सब कुछ चाहिए आपको, और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। उस वक्त मुझे लगा कि बताइए कि मैंने इनसे कितना उदंडता पूर्वक पेश आया, और अभी ये हमसे कितना प्यार से पेश आ रहे हैं, मैंने कितना गलत किया इनके साथ। और तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, संगीत से जुड़े हैं, संगीत धीरे धीरे सब चीज़ सही कर देता है। और उस समय का बात थी और आज का बात है, आज मैं अपने गुरु के साथ ही रहता हूँ, गुरु घराने में रह करके ही गुरु का। गौरव जी, अभी देश में जो आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जी, उसमें हमने देखा कि हमारे देश के सेनाओं का पराक्रम देखने को मिला हमें। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप
अपने पसंद का कोई एक देशभक्ति गीत हमारे श्रोताओं को सुनाएं। हमारा जो सबसे पसंदीदा भक्ति गीत जिसे मैं बचपन से बहुत ही ज़्यादा रिपीट मोड में कह लीजिए इसको, और मेरा फ़ोन में अभी भी है, मैं हमेशा सुनता हूँ इसको, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो गौरव जी, आपने अपने कीमती समय में से इतना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तबला वादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे श्रोताओं को बताया। इसके लिए आपका गौरव पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद। और हम हमारी जो आकाशवाणी पटना की टीम है वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
दोस्तों अभी आपने सुना यह प्यारा सा गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है स्पोर्ट्स अपडेट का। दोस्तों भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है। 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा जो 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में 86.18 मीटर की शानदार थ्रो के साथ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। और पता है आकाश, इस प्रतियोगिता में नीरज के साथ दुनिया के 12 बेहतरीन भाला फेंक शामिल थे। प्रतियोगिता में केन्या के जूलियस येगन ने दूसरे, वहीं तो श्रीलंका के रोमेश पथिरंगे ने तीसरा स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता JSW स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया था। चलिए अब सुनते हैं आज के रोचक तथ्य के बारे में। बताइए आकाश, आपके आज के पिटारे में क्या है रोचक तथ्य? दोस्तों अब कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में जानते हैं रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं झींगा मछली का खून रंगहीन होता है, लेकिन जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नीला हो जाता है। इसका कारण है कि उसमें तांबा पाया जाता है। और पता है आकाश, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फेमर के नाम से जानते हैं, और यह हड्डी कंक्रीट से भी मजबूत होती है। हाँ दोस्तों, हम इंसानों की श्रवण शक्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। हम 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकते। और पता है दोस्तों, एक वयस्क इंसान और बच्चे हड्डियों की गिनती में फर्क होता है। बच्चे के शरीर में करीब 300 तो बड़े वयस्क के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। तो दोस्तों अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का यह युवावाणी कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव और प्रतिक्रिया लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन ले, feedback@airpatna@gmail.com। अब अपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।